मरीज आने को हुए 48 घंटे हो चुके हैं और मरने वालों की उनके आबाई इलाकों में तदफीन का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन एक सवाल का जवाब बाकी है कि जुमे और हफ्ते की शब ऐसा क्या हुआ जो मरी में 23 सियाहों की जान ले गया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मकामी अफराद, इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस और उस शब मरी में फंसे हुए सियाहों से बात करके इस सवाल के मुमकिन जवाबात जानने की कोशिश की है। इंकशाफात सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौसम सरमा में बर्फबारी और उसके लिए पेशगी इंतजामात और इंतजामिया का इजलास मामूल की बात है। गुज़श्ता साल 8 नवंबर को भी सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में एक इजलास हुआ था, जिसमें हर इदारे के लोग मौजूद थे, जहां तफसीली बातचीत की गई कि किस इदारे ने क्या करना है। इस इजलास की तस्दीक मरी में सरकारी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल सलाम ने की है। उन्होंने बताया कि मैं खुद इजलास में शरीक था और हमने मुसलसल बर्फबारी को देखते हुए 3 पॉइंट्स पर मेडिकल कैंप भी लगाए। ताहम मरी के मकीन बताते हैं कि मरी में होने वाले साने की बुनियाद जुमे की सुबह ही रख दी गई थी। मकामी लोगों, फंसे हुए सियाहों और मरी के ताजरों के मुताबिक जुमे की सुबह से ही मरी में बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने को मिला। मरी में कुल 3000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, लेकिन उस रोज़ के अदाद व शुमार के मुताबिक 30,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई थीं और इन गाड़ियों में मौजूद लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो बात कई हज़ार तक पहुँचती है। मरी और रावलपिंडी और एबटाबाद पुलिस के ज़राए ने बताया कि पुलिस मरी और गुलियात में ट्रैफिक ब्लॉक, रश और बर्फबारी की सूरत हाल पर जुमेरात की शाम से ही रिपोर्ट्स तैयार करके इरसाल करती रही कि सूरत हाल अच्छी नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बर्फबारी तो कई रोज़ से जारी थी, लेकिन जुमे की सुबह एक बार फिर इसका आगाज़ हुआ। 10 बजे बर्फबारी शुरू हुई और लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके सेल्फियां बनाने लगे। मशीनरी पीछे फंस गई, ना बर्फबारी रुकी और ना गाड़ियां चल पाईं। हुकूमत की जानिब से सियाहों की मरी में दाखिले पर पाबंदी का ऐलान रात 9 बजे हुआ, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ना आगे जाने वाले पीछे लौट सकते थे और ना मरी जाने वाली अजाफी गाड़ियों को रोका जा सकता था। ताहम इस वाक़े का पस मंज़र भी खासा अहम है। 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने मरी में शदीद बर्फबारी का इंतबाह जारी कर दिया था। उसी रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर और SSP ट्रैफिक सड़क पर खड़े ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे। 7 जनवरी की शाम भी ये अफसरान शाहराह पर ही खड़े रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ना तो टोल प्लाजा से आने वालों को रोका जा सका और ना मरी के मुख्तलिफ शाहराहों पर कई किलोमीटर लंबी कतारों में लगी गाड़ियों में मौजूद इंसानों को बर वक्त मदद हुई। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने बताया कि हमने जुमे की शाम 3 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वो बताते हैं कि रेस्क्यू में बहुत मुश्किलात थीं। 4-4 फुट बर्फ़ पड़ चुकी थी। वैसे तो ये होता है कि बर्फ़ पड़ती है, रुकती है और बारिश होती है तो सब साफ़ हो जाता है और मशीनरी भी आ जाती है, लेकिन उस रोज़ मशीनरी जब तक सनी बैंक हेडक्वार्टर से पहुंचती तब तक बहुत ज़्यादा गाड़ियां सड़क पर आ चुकी थीं और डबल लाइन में मशीनरी की जगह थी ही नहीं। ट्रैफिक एहलकार के मुताबिक बर्फबारी कितनी ही हो और ट्रैफिक कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, हम ना टोल प्लाजा बंद कर सकते हैं और ना सियाहों को रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। ये हुकूमत का काम है और हुकूमत ने दूसरे रोज़ टोल प्लाजा को बंद करने का हुक्म दिया था। ट्रैफिक एहलकार कहते हैं कि हाईवे वाले हमारी दरख्वास्त के मुताबिक मशीनों के लिए डंपिंग पॉइंट नहीं बनाते। मशीनें सनी बैंक में होती हैं और उस रोज़ भी जब हालात ख़राब हो गए तो मशीन के वहाँ तक पहुँचने में बहुत देर हो गई। वो बताते हैं कि हमने उनको GPO चौक, चीका गली और बाड़ियाँ में पॉइंट बनाने का कहा, लेकिन वो सनी बैंक के करीब अपने हेडक्वार्टर पर ही उन्हें रखते हैं। हम हाईवे वालों को कॉल्स करते रहे, लेकिन जंगलात वालों ने ना ही साल्ट क्लियरेंस के अमले ने कोई मदद की। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि जुमे की शाम होने तक बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम बाड़ियाँ रोड पर नहीं जा सकते थे, ना ही GPO चौक और ठंडा जंगल की जानिब जा सकते थे। उन्होंने बताया कि हम मुसलसल काम कर रहे थे। जिन एहलकारों के कपड़े गीले हो जाते थे वो बस चेंज करने के लिए अंदर आते थे। मरी में रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम के मुताबिक उन्हें मदद के लिए पहली कॉल हफ्ते की सुबह 8 बजे मौसूल हुई। ड्यूटी पर मौजूद एक एहलकार ने बताया कि हमने सारा रेस्क्यू वर्क पैदल चलकर किया, क्योंकि गाड़ियां हरकत नहीं कर सकती थीं। टीमें लोगों के घरों में मौजूद सियाहों को भी रेस्क्यू कर रही हैं।
تاہم مری ریسکیو 1122 کے میڈیا کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ بے انتہا ٹریفک اور برفباری اس سانحے کا سبب بنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار جمعے کی رات دیر تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ کئی افراد کو ہم نے محفوظ مقام تک منتقل کر دیا تھا، مگر روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مشینیں حرکت نہیں کر پا رہی تھیں، جس کے بعد رات 11 بجے شدید برفباری ہوئی تو ہمارے اہلکار بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ مقامی افراد کے مطابق جمعے کی صبح سے ہی یہ سب شروع ہو چکا تھا۔ روڈ بلاک ہو چکا تھا، برفباری جاری تھی، گاڑیاں ٹکرا رہی تھیں، پھسلن کا شکار تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا اگر یہی صورتحال رہی اور دن میں لوگوں کو نکالا نہ گیا تو رات کو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ دن کی روشنی میں ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی فعال تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لوگ سردیوں میں ایبٹ آباد، راولپنڈی اور اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے مقامی علاقوں میں زیادہ افرادی قوت بھی دستیاب نہیں تھی۔ رات کے وقت کوئی 8:30 بجے کے بعد گاڑی میں موجود لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں اور مساجد میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں اور خاندانوں کو منتقل کیا گیا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہ گاڑی میں زیادہ محفوظ اور خوش ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا، پیسے اور پانی بھی موجود ہے۔ مقامی افراد کے مطابق 11 بجے تک صورتحال یہ تھی کہ روڈ پر 3 سے 5 فٹ برف پڑ چکی تھی۔ اس برفباری میں چلنا بھی ناممکن ہو چکا تھا، جس کے بعد مقامی لوگ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد رات 12 بجے کے بعد شدید برفباری شروع ہوئی اور بجلی بھی چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی برفباری تھی جو ہم نے اپنی زندگیوں میں کم ہی دیکھی تھی۔ اس برفباری میں کئی گاڑیاں برف میں ہی دبی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ مری کے مقامی افراد اس صورتحال کی ایک وجہ پرانے ون وے کو ختم کرنا بھی بتاتے ہیں۔ بحالی کے کاموں میں مصروف سماجی کارکن کے مطابق سب سے متاثرہ علاقہ مری شہر سے چند کلومیٹر دور ایبٹ آباد روڈ کی جانب کلڈنا کا علاقہ تھا، جس میں کالی مٹی والے مقام پر زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد چنگا روڈ پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ سماجی کارکنان کے مطابق کوئی شک نہیں کہ طوفانی برفباری، بے انتہا ٹریفک اور بدترین ٹریفک جام چند وجوہات میں سے ہیں۔ تاہم ان کے مطابق ایک اور وجہ مری میں موجود سالوں پرانا ون وے بھی چند ہفتے قبل اچانک ختم کر دینا ہے۔ سماجی کارکنان کے مطابق کافی عرصے سے کلڈنا سے لے کر جی پی او چوک مری تک ون وے ٹریفک تھا۔ گاڑیاں صرف ایک طرف سے داخل ہو سکتی تھیں، جس سے مری میں ٹریفک کسی نہ کسی حد تک چلتی ہی رہتی تھی، مگر چند ہفتے قبل اس ون وے کو اچانک ختم کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے مقامی افراد نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا تھا اور یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ون وے ٹریفک کو بحال رکھا جائے۔ ون وے ٹریفک نہ ہوگا تو ٹریفک اکثر جام ہی رہے گا، مگر اس مطالبے پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا تھا، جس کے بعد اس مقام پر اکثر ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ مقامی شہری کہتے ہیں کہ جمعے کی صبح شدید برفباری کے باعث یہی مقام کلڈنا ٹریفک بلاک کا سبب بنا تھا۔ مقامی شہری کہتے ہیں کہ جمعے کی صبح سے ہی وقفے سے سڑکوں پر مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ برفباری کے دوران مشینوں کے برف ہٹانے کا کوئی کام زیادہ فائدہ مند تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر مشینیں ایک سہارا ضرور ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعے کی دوپہر جب مری میں گاڑیوں کے ساتھ گاڑیاں لگ رہی تھیں، کوئی گاڑی کیا چلتی، پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا تو یہ مشینیں بھی کھڑی ہو گئیں۔ ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، جس کے بعد کم از کم ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب برف صاف کرنا ممکن نہیں رہا۔ اتوار کی صبح تک مری میں پھنسے ہوئے ایک سیاح کا کہنا تھا کہ وہ جمعرات سے اپنے خاندان کے ہمراہ مری پہنچے تھے۔ جمعرات کا روز مری میں گزارا اور جمعے کے دن 12 بجے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے واپسی کے لیے نکلے۔ گاڑی میں شاید ہی 5 منٹ کا سفر نہیں طے کیا کہ روڈ بلاک ہو گیا۔ جمعے کے روز 12 بجے سے لے کر شام تک گاڑی میں بیٹھا رہا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 4 بجے تنگ ہوا اور ایک ہوٹل کے ہال میں گئے۔ اس ہوٹل والے نے ہمیں کہا کہ تھوڑی دیر تک تو ہال میں بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ دیر تک نہیں۔ شدید برفباری کے باعث مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید ٹریفک نہ کھل سکے، کیونکہ مجھے روڈ صاف کرنے کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں نے 20,000 روپے دے کر کمرہ حاصل کیا اور اس میں رہائش اختیار کی۔ ہفتے کی صبح جب اٹھے تو ہوٹل مالکان نے مجھ سے کہا کہ اگلے روز کے لیے کمرہ حاصل کریں یا ہوٹل چھوڑ دیں، جس پر میں بچوں کو لے کر دوبارہ گاڑی میں آ گیا۔ اب نئی مشکل یہ تھی کہ ان کی گاڑی میں ایندھن نہ ہونے کے برابر تھا۔ شام کے وقت کین لے کر
फ्यूल के लिए निकल पड़ा। इस मौका पर बर्फबारी तेज़ हो रही थी। वापस आया तो बच्चे गाड़ी में नहीं थे, जबकि गाड़ी के पास एक बंदा खड़ा था जिसने मुझे बताया कि सूरत हाल ख़राब हो रही है, बच्चों को महफूज मकाम तक पहुंचा दिया गया है, आप भी चलें। लाहौर से ही आने वाले एक ख़ानदान के मुताबिक हमारा ख्याल था कि हम एक रात मरी और एक रात गलियात में गुजारने के बाद एबटाबाद के रास्ते वापस लाहौर जाएंगे, मगर जुमे की सुबह जब हमने गलियात की तरफ सफ़र करना शुरू किया तो रोड मुकम्मल ब्लॉक और बर्फबारी हो रही थी। इस मौका पर हमने 50,000 रुपये एक रात का किराया अदा किया और रात होटल में गुजारी। अब हम एक और होटल में हैं जहां पर हमें खाना पीना और रिहाइश फराहम की जा रही है। ये सियाह तो महंगे किराया अदा करके छत हासिल करने में कामयाब हो गए, मगर कुलडन्ना रोड पर कई सियाह ऐसे थे जिनसे 50,000 रुपये किराया मांगा गया। सियाह मुंह मांगे दाम देने को तैयार थे, मगर इनसे क्रेडिट कार्ड भी कबूल नहीं किया गया। लाहौर ही से मरी आने वाले एक खानदान का कहना था, हम बुध को मरी पहुंचे थे। खानदान की खातून ने बताया कि मैंने अपनी जिंदगी का वो लम्हा देखा जिसमें मैं लम्हा बलम्हा जीती और मरती रही। एबटाबाद रोड सुबह से ही ट्रैफिक के लिए बंद हो गया था। रोड पर से बर्फ साफ नहीं हो रही थी, गाड़ियां फिसलन के सबब से खड़ी हो चुकी थीं, कई गाड़ियां टकरा चुकी थीं, बर्फ थी कि बढ़ती ही जा रही थी। उनका कहना था कि इस मौके पर मेरे खामन तकरीबन 2 बजे गाड़ी से निकले और करीब के होटलों में गए। उन होटल वालों का कहना था कि उनके पास जगह है, क्योंकि जिन लोगों ने वीकेंड गुजारने के लिए बुकिंग करवा रखी थी वो नहीं पहुंचे। वो बताती हैं कि मगर उन्होंने मेरे खामन से 40 से लेकर 50,000 रुपये तक किराया मांगा था। हमारे पास कोई 30,000 रुपये थे। उनसे कहा कि ये 30,000 रख लो, मगर वो नहीं माने। उस खामन ने कहा कि मेरे खामन ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का भी कहा, वो नहीं माने। हमने कहा कि गाड़ी शनाख्ती कार्ड रख लो, हालात ठीक हों तो ATM से पैसे निकाल कर दे देंगे, मगर वो फिर भी नहीं माने। उनका कहना था कि हम जुमे की रात इंतहाई मायूसी के आलम में गाड़ी में बैठे थे कि रात 11 बजे कुछ मकामी लोग हमें लेकर अपनी बस्ती में चले गए, जहां पर एक मस्जिद में कई मर्द और ख़वातीन के हमरा हमने रात गुजारी और अब हम एक होटल में मुकीम हैं। एक और सियाह का कहना था कि हमसे 50,000 किराया मांगा गया, हमारे पास 50,000 से कुछ पैसे कम थे। रात गुजारने के लिए अपनी अहलिया के जेवर होटल वालों के हवाले करने पड़े। समाजी कारकुन कहते हैं कि साने की एक बड़ी वजह होटल वालों का इंतहाई नाजुक मौके पर इंतहाई नाजायज़ मुनाफाखोरी का रुझान था, वरना कई होटलों में गुंजाइश मौजूद थी। होटलों के हाल में भी लोगों को रखा जा सकता था। मकामी शायरी कहते हैं कि हमने 2 रोज़ में 500 के करीब सियाहों को दरिया गली में होटलों के अलावा घरों में भी पनाह दी। वो कहते हैं कि इस इलाके में गैस है, इसलिए रात एक एक कमरे में 15-15 अफराद को रखा गया, लेकिन उनका शिकवा है कि हुकूमत ने बरवक्त इंतजामात नहीं किए, जिससे सियाहों को शदीद तकलीफ हुई। वो बताते हैं कि जुमे की शब 2 बजे तक भी मकामी लोग वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे, लेकिन वहाँ तेज़ बर्फबारी और हवाएं चलने के अलावा दरख्त बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। मकामी शहरी कहते हैं कि अगर मकामी लोग मदद न करते तो ये अमवात मजीद बढ़ जाती। उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल में हाईवे वालों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। वो एक की बजाय ज्यादा मशीनें बजवाते और ट्रैफिक एहलकार चौक पर खड़े रहने के बजाय आगे बढ़कर लोगों को 2-2 लाइनें बनाने से रोकते तो शायद मशीनें बर्फ को हटाने का काम भी कर सकती। वो कहते हैं कि इंतजामिया जुमे की रात तक वहां नहीं पहुंची जहां लोगों ने जानें गंवा दी। मरी में लोग सर्दियों में मैदानी इलाकों का रुख भी करते हैं। मकामी शहरी कहते हैं कि हमने बंद पड़े घरों के ताले भी तोड़े, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा न था। पुलिस का कहना है कि ऐसी कॉल्स भी कम थीं जिनमें लोग अपने ख़ानदानों के बारे में पूछ रहे थे जो मरी की सैर पर आए हों, लेकिन ज़्यादातर कॉल्स सियाहों ही की थी जो हमें कह रहे थे कि हमारी गाड़ी को रेस्क्यू करें, हमें यहाँ से निकालें। मरी के एक मकीन का कहना है कि हम छोटे थे तो मशीनरी नहीं थी, लेकिन बेलचों की मदद से बर्फ़ हटा ली जाती थी, लेकिन इस बार मशीनरी पहुंच नहीं सकती थी और बेलचे बहुत देर से इस्तेमाल हुए। बर्फबारी तो हर साल होगी, ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि ज़मीन पर मौजूद मशीनरी और इदारे बर वक्त हरकत करने में आखिर इतनी देर क्यों कर देते हैं कि हमें हमेशा हर इलाके के साथ लफ्ज़ सानिया लिखना पड़ जाता है, चाहे वो कोई गुंजान शहर हो या सियाती मकाम।